शी हैड डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर कर लिया है, क्या कर लिया है? टू टीच, पढ़ाना, पढ़ाना उसको मतलब आ गया है, उसने खोज कर ली है कि कैसे पढ़ाया जाता है डिसेबल बच्चों को, अपाहिज बच्चों को, या स्पेशल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को पढ़ाना उसने सीख लिया है, उसने खोज कर ली है उस मेथड की कि किस प्रकार से अपाहिज बच्चों को पढ़ाया जाए। यानी कुछ भाव ऐसा ही है, मैं जान गया हूँ बच्चों को पढ़ाना, मैंने ढूंढ लिया है बच्चों को पढ़ाना कैसे पढ़ाया जाता है। समझ रहे? जब इन्फिनेटिव से मैनर दर्शाया जाए तो इन्फिनेटिव की पूरी फॉर्म यानी हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और वे क्रियाएं जिनके अंदर ऐसा भाव होता है वो इन्होंने लिखी है अभी, जैसे नो है, टीच है, लर्न है, डिस्कवर है, ये वो वर्ब होंगी। देखिए हम पढ़े इन्फिनेटिव, ठीक है, वॉन्डर का मतलब नाउन भी होता है, वॉन्डर नाउन भी होता है, और हम पढ़ रहे हैं वर्ब, वॉन्डर का मतलब आश्चर्य करना भी होता है, ठीक है। जब आश्चर्य हम करेंगे किसी चीज़ पर, इस रूप में अगर हम करेंगे, आई वॉन्डर ऑन योर हैप्पी अराइवल, आपके आने पर मुझे वॉन्डर हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो वो केस ये वाला हो जाएगा, आई वॉन्डर ऑन व्हाट, इस बात पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब वॉन्डर का इस्तेमाल इस रूप में होगा, मुझे शक है आप इस काम को कैसे करेंगे, मतलब मुझे आश्चर्य होगा, मुझे इस बात पर हैरत होगी कि आपको इस काम को कैसे करेंगे, आपका ये काम करने में मुझे बहुत हैरत होगी, अगर ये भाव होगा तब ये हाउ टू का इस्तेमाल होगा। ये वो क्रियाएं, मतलब जब भी इन्फिनेटिव से मेथड या मैनर दर्शाया जाएगा तो उसमें टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा करके हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका पहले सेंटेंस था ये, आई नो टू राइट उर्दू, जैसे ये मान लीजिए, आई नो मुझे पता है, टू राइट उर्दू, उर्दू लिखना, यानी उर्दू कैसे लिखी जाती है, इसका अर्थ ये तो हुआ, इससे पता लग रहा है कि किस मैनर में लिखी जाती है, क्या मेथड है उर्दू लिखने का, ठीक है। और इसके बाद इन्फिनेटिव का भी इस्तेमाल हुआ है, तो यदि इन क्रियाओं के बाद इन्फिनेटिव यानी मेथड दर्शाने के लिए अगर कोई इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उसमें टू ना लगा के हाउ टू का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सेंटेंस हमारा सही होगा इस तरह से, आई नो हाउ टू राइट उर्दू। अगर मैं ये कह दूं आई नो हिज नेम, आई नो हिज नेम, तो ये केस, ये वाला केस हो गया। ऐसा नहीं है कि नो अगर आएगा तो हम हाउ टू का इस्तेमाल कहीं भी कर देंगे, कहीं भी थोड़ी ना करेंगे, वहां करेंगे जहां मैनर दिखाया जाएगा, जहां इन्फिनेटिव आ रहा हो, तो वहां जहां इन्फिनेटिव आ रहा हो, इन्फिनेटिव का भाव हो, तो इन्फिनेटिव वहां टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के हाउ टू का इस्तेमाल करते, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, he has learnt French, उसने सीख लिया है, क्या सीखा है, टू स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच बोलना सीख लिया है, ऐसे था ना, यानी उसने सीखा तो कोई इसका मतलब ये तो हो गया कि वो कैसे बोली जाती है, उसे आता है कि फ्रेंच कैसे बोली जाती है, इसका अर्थ ये तो हो गया। लर्न से जब आगे हम एक्शन पास करेंगे तो आगे उसके ये इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक। जब हम इन क्रियाओं से, यानी जब भी इन्फिनेटिव से कोई मेथड या मैनर दर्शाया जाएगा या किसी का योग्यता दर्शाई जाएगी, योग्यता, तो ऐसे मामलों में हम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न लगा के हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और
फ्रेंच, यहाँ पर फ्रेंच भाषा है। जितनी भी भाषाएं हैं उनसे पहले अगर हम दा लगा देते हैं तो उस भाषा से संबंधित सभी व्यक्ति हो जाते हैं। अगर हम द फ्रेंच की बात करें तो इसका मतलब हो जाता है द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोग। जितनी भी लैंग्वेज है हमारी, उन लैंग्वेज से पहले अगर हम द का इस्तेमाल कर दें तो उन लैंग्वेज से जुड़े हुए लोग या उन लैंग्वेज से वो जो जिनसे नेशनलिटी दर्शाई जाती है उन लोगों के लिए ये इस्तेमाल में आएगा। अगर मैं द हिंदी कहूँ तो इसका मतलब है द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अगर मैं द पंजाबी कहूँ तो इसका मतलब है वे लोग जो पंजाबी बोलते हैं, यानी द पीपल ऑफ पंजाब, ठीक है। मैं भले ही वहाँ पे जाके पंजाबी बोलूँ तो मैं उनमें नहीं आऊँगा। मालूम, मुझसे पंजाबी अगर आती है तो मैं उन पंजाबियों में नहीं आऊँगा, द पंजाबीज़ में नहीं आऊँगा। द पंजाबी का मतलब है वे लोग जो इस भाषा से उस भौगोलिक क्षेत्र तक में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश और द इंग्लिश में भी यही फ़र्क है। इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज, इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज है, और द इंग्लिश का मतलब द अंग्रेज, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब भले ही और जो दूसरे देशों के लोग हों, भले ही वो इंग्लिश बोलते हों, तो दे कैन नॉट बी पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ द इंग्लिश, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। इसमें क्या गलती है? इसमें रहेगा हाउ टू। तो ही हैज लर्नड हाउ टू लर्न द फ्रेंच। इसके शॉर्ट लगा लो इसका। वॉन्डर टू कंप्लीट दिस टास्क लाइक दिस। मुझे वॉन्डर, मैं आश्चर्य करता हूँ, मुझे हैरत हो रही है इस बात पे कि मैंने ये कैसे कर दिया, इस टास्क को मैंने कंप्लीट कैसे किया, इस बात पे मुझे हैरत हो रही है। तो देखो, समझ में नहीं आता, पता नहीं वॉन्डर का मतलब क्या है 1%, लेकिन इसके बाद हमारा इन्फिनेटिव आ रहा है, तो हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कि ये शायद उस जगह इशारा है जहाँ कहीं हमने आई नो आई लर्न कहीं सीखा था, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ हमें याद नहीं आ रही और ध्यान आ गया कि ये हमने कहीं पढ़ा है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये वो क्रिया थी। देखिए यहाँ पर ये मुख्य क्रिया के रूप में वॉन्डर, नाउन नहीं यहाँ पर। यहाँ पे इसका मतलब है वॉन्डर करना, आश्चर्य करना, हैरत करना और हैरान होना। मुझे हैरानी है इस बात की कि मैंने इस काम को कैसे कर दिया। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे, तुम्हें भी होगी कभी ना कभी। आई वॉन्डर, मुझे वॉन्डर है किस बात का? टू कंप्लीट दिस टास्क, कि मैंने इस काम को इसको कैसे मैंने कंप्लीट किया, इस बात में मुझे हैरत हो रही। तो ध्यान यही करना है कि वॉन्डर अगर है हमारा तो ये शायद उस सेंस में आया है डिस्कवर नो वाले में। इसके बाद जो इन्फिनेटिव आएगा वो इन्फिनेटिव की फुल फॉर्म आएगी हाउ टू, ठीक है। कैसे होगा इसका सही? हाउ टू कंप्लीट दिस टास्क लाइक दिस। इस तरह से मैंने कैसे कर दिया, ये मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है। वी टॉट हिम टू कुक। इसमें भी देखो वही बात है, देखने में ठीक लग रहा है। हमने सिखाया है उसे, क्या सिखाया है? कुक करना सिखाया है। तो कोई एबिलिटी दिखाई जा रही है। जब इन्फिनिटी से कोई एबिलिटी दर्शाई जाए तो हम हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं, ना कि टू का। टू आपकी फर्स्ट फॉर्म। हमने उसे एक टैलेंट सिखाया, वहाँ हम जानते थे, वहाँ हम सीख रहे थे, वहाँ हम डिस्कवर कर रहे थे, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं टैलेंट, ठीक है। तो वही केसेस में भी टू कुक की जगह क्या आ जाएगा? हाउ टू कुक। हमने उसे सिखा दिया है कि कुकिंग कैसे की जाती है, ठीक।
हाउ टू कुक। एंड फॉर, देखो टू का जो इस्तेमाल होगा, टू और फोर का मतलब दोनों का मतलब ही के लिए होता है ना। टू का जो इस्तेमाल होगा, ध्यान से समझने की बात है, टू का जो इस्तेमाल होगा वो फ्यूचर एक्शन के लिए होगा। टू का इस्तेमाल आगे कोई पर्पज़ है, कोई उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए होगा। मैं दिल्ली गया लाल किला देखने के लिए, तो मेरा क्या पर्पज़ था, लाल किला देखने के लिए। फॉर का इस्तेमाल होगा के लिए के अर्थ में, उस काम के लिए जो काम पहले पास्ट में हो चुका है, ठीक है। फॉर का इस्तेमाल के लिए के अर्थ में उस काम के लिए होगा जो काम पास्ट में हो चुका है। जैसे अगर मैं कह दूं कि बच्चे को दंडित किया गया फॉर स्टीलिंग द पेन, टू स्टील द पेन नहीं, द चाइल्ड या द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द पेन। इसका मतलब है कि जो स्टीलिंग वाली जो वो है एक्शन है, वो उसने पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो उसके लिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया, वहाँ हम टू नहीं लगा सकते। एग्जाम में क्या हो जाएगा, वो दे देगा टू लगा करके, हमें करना है उसको सही। ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। फॉर सीइंग द ताज, ताजमहल देखने के लिए। बहुत ज़्यादा गलत नहीं लग रहा सेंटेंस, जब प्रैक्टिस नहीं की होगी तो जाहिर सी बात है गलती पकड़ में भी नहीं आएगी, देखने में भी ठीक लग रहा है। वो आगरा गया, किस लिए गया, फॉर सीइंग, देखने के लिए गया, ठीक है। फॉर की जगह टू का इस्तेमाल होगा जब वाक्य में पर्पस दर्शाया जाएगा, उद्देश्य दर्शाया जाएगा, और टू अगर होगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी सही सेंटेंस होगा ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। फॉर सीइंग की जगह हमें लिखना होगा टू सी द ताज, ठीक है। दूसरे में देखिए, ही वॉज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, किस लिए, टू स्टील द पेन, पेन को स्टील करने के लिए। किस लिए उसको दंडित किया गया, चोरी करने के लिए उसको दंडित किया गया। अब देखिए, उसने जो स्टीलिंग का जो एक्शन है वो पहले कर लिया होगा, जो काम पहले हो चुका है, उस कारण से उसको दंडित किया गया। तो फॉर, इस रूप में हम फॉर प्लस जीरेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो पास्ट एक्शन की तरफ हमें ले जाए और वजह बताई जा रही हो, ठीक है। यानी ये सेंटेंस हमारा गलत है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इन्फिनिटिव वाले वाक्य में जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, पहले ये काम हो जाता है, उसके बाद आगे चलता है ये काम, है ना, ऐसे से आगे चलता है। अब ये तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रही थी बात। अब इन्होंने क्या किया, ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया। किस लिए पनिश किया गया, टू स्टील। टू स्टील तो आना नहीं चाहिए ना, क्या आना चाहिए वैसे, अगर इन्फिनिटिव में लगाए तो चुराने के लिए। वो जो मैंने क्रियाएं बताई थी पहले, यहाँ पर वो ऐसी चीज़ें थी कि जैसे एडमिट था, डिनाई था, उसने डिनाई कर दिया, है ना, परफेक्ट इन्फिनिटिव। आगे पढ़ने वाले फिलहाल, हाँ फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, आगे हम आएंगी वो चीज़ें। फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, देखो टू का इस्तेमाल पर्पस के लिए होता है, टू का इस्तेमाल पर्पस के लिए होता है। जहाँ पर्पस का इस्तेमाल ना हो वहाँ टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फॉर लगाना चाहिए, उसके बाद आएंगे फॉर, के लिए के अर्थ में, ठीक। इस सेंटेंस के अंदर पर्पस दिखाई दे रहा है, उसको दंडित किया गया चोरी के लिए। पर्पस आया इसमें, कोई पर्पस नहीं आया। चूंकि पर्पस नहीं आया इसलिए टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें नहीं आएगी। इसमें वजह बताई गई, पहले कोई काम उसने कर लिया, उस कारण उसको दंडित किया गया। तो कारण जो फ्यूचर में कारण, वो पास्ट में जो कारण बन चुका किसी बात के लिए, वहां पर हम फॉर आईएनजी लगाएंगे। ये सेंटेंस गलत है, इसकी जगह हमें लगाना चाहिए ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द पेन, ठीक है। एक आध सेंटेंस जरूर आता है,
हर बार गलती भी होती है। इसकी जगह ये फॉर दे देगा, खाली फॉर की जगह कुछ और दे देगा। अगर कारण या वजह दर्शाई जाएगी तो फॉर का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ही विल पनिश फॉर यू, ही विल पनिश यू फॉर ब्रेकिंग द पेन। समझ में आती है बात? देखो, ही विल पनिश, वो पनिश करेगा तुम्हें फॉर ब्रेकिंग क्या? ये बात आगे बिल्कुल ऐसे ये है, उसको पनिश किया गया फॉर स्टीलिंग, यहां पे आया था। परफेक्ट इन्फिनिटिव बाद में पढ़ेंगे। ही विल पनिश, वो तुम्हें फ्यूचर पनिश करेगा तुमको, किस वजह से, किस लिए? फॉर ब्रेकिंग, कारण है इसमें, तो कारण दर्शाने के लिए जीरेंड आएगा फॉर के साथ, और पर्पस उद्देश्य, फ्यूचर का उद्देश्य दर्शाने के लिए टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा इसमें, ही पनिश्ड यू फॉर कमिंग लेट, फॉर आ जाएगा केवल भरने के लिए। ही पनिश्ड यू ऑन बीइंग लेट, फॉर बीइंग लेट। ठीक है, तो देखिए उसने पनिश किया तुमको किस वजह से? फॉर कमिंग लेट, लेट आने के कारण। ठीक है, फॉर का इस्तेमाल कारण के लिए हो गया, जबकि टू का इस्तेमाल उद्देश्य के लिए। देखिए, दिस बुक इज टू रीड, ऑब्जेक्ट आया, दिस बुक इज टू रीड। रीड का मतलब है, टू रीड का मतलब है पढ़ने के लिए। टू रीड का मतलब है पढ़ने के लिए। ऐसे जैसे वह स्कूल गया किस लिए? पढ़ने के लिए, टू स्टडी या टू रीड न्यूज़पेपर या टू रीड समथिंग। ठीक, पढ़ने के लिए। पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला कौन है? कोई पढ़ने वाला, कोई स्टूडेंट ही होगा। दो सेंटेंस हैं, बिल्कुल अलग अलग बताने जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल सेंटेंस है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसका चक्कर क्या है? टू का, इस टू रीड का सेंटेंस का अर्थ क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। दिस बुक, बूथ सा लग रहा है, बुक लिख देता हूँ सही से। दिस बुक इज टू रीड। ठीक है, रीड करने वाला कौन है? इसमें रीड करने वाला कौन है? स्टूडेंट होगा, पता नहीं। ठीक, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कौन है? दिस बुक। बेजान चीज़ है, बेजान चीज़ तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस सेंटेंस में जो रीड है इसका सब्जेक्ट क्या है? कौन करने वाला है? ही। तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये सही आया है। वो गया स्कूल, किस लिए गया? टू रीड, यानी ही विल रीड। ही वेंट टू स्कूल एंड ही विल रीड। बोथ द एक्शन आर डन बाय हिमसेल्फ। दोनों एक्शन हो रहे हैं ना, वही कर रहा है। लेकिन इसके अंदर दो अलग अलग चीज़ें हैं। वर्ब कुछ और है, कह रही है, और इसका सब्जेक्ट उसका कुछ और है। ठीक है, जब ये केस हो, दिस बुक इज टू रीड। ठीक, जब इस क्रिया से पहले उसका कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट ना हो, वो करने वाला,
तो उस सेंटेंस को हम दो रूपों में बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? एक तो इस सब्जेक्ट से ही उसको उस वर्ब के हिसाब से उस सेंटेंस को डेवलप करेंगे, या फिर इस वर्ब के हिसाब से इस सब्जेक्ट को डेवलप करेंगे या सही करेंगे। कैसे? या तो हम इस चीज को पैसिव फॉर्म में ले जाएं, या तो हम इस चीज को पैसिव फॉर्म में ले जाएं तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। दिस बुक इज टू बी रेड। टू रीड का टू रीड ना लिख करके कर देंगे दिस बुक इज टू बी रेड। इसका मतलब है ये किताब है, किस लिए है ये किताब? टू बी रेड, पढ़े जाने के लिए बाय समवन। इसका मतलब ये तो हो गया, यानी समवन विल रीड। ये पेन है, ये पेन किस लिए है? टू राइट, बट दिस पेन विल राइट और आई विल राइट। मैं लिखूंगा ना इसे, ये पेन लिखने के लिए है। भले ये पेन मैं हिंदी में कहता हूँ ये पेन लिखने के लिए है, लेकिन लिखने के लिए लिखने वाला ये नहीं है,